कि जिंदगी एक दौड़ है कि जिंदगी एक दौड़ है। तू दौड़ में अव्वल आए या ना आए जरूरी नहीं है। कि जिंदगी एक दौड़ है, तू दौड़ में अव्वल आए या ना आए जरूरी नहीं है। तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं है। तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे। तुम्हारे जो आज आगे हैं तुम्हारे जो आज आगे हैं कल कल तेरे पीछे होंगे। तुम्हारे जो आज आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। कल तेरे पीछे होंगे। तू बस चलना मत छोड़। तू बस चलना मत छोड़। कि तू बस चलना मत छोड़। तू बस चलना मत छोड़। कि तू बस चलना मत छोड़। इन मुश्किलों से इन मुश्किलों इन मुश्किलों से कह दो कि इन मुश्किलों से कह दो कि बहुत मजबूत हूँ मैं। इन मुश्किलों से कह दो कि बहुत मजबूत हूँ मैं या बहुत मजबूत हो तुम। इन मुश्किलों से कह दो कि बहुत मजबूत हो तुम। बहुत मजबूत हो तुम। लेकिन लेकिन हर हाल में बस तुम लड़ना मत छोड़ना। लेकिन हर हाल में बस तुम लड़ना मत छोड़ना। लड़ना मत छोड़ना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकॉम क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप ये लाइन काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी बड़ी होगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की बायोलॉजी, तो वहाँ पर हमने पहला चैप्टर यानी कि द लिविंग वर्ड कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ इशूज के कारण लेक्चर आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वो इशू सॉल्व हुआ स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो कैमरा था वो टूट गया था जिससे वीडियो बनाया जाता था, यानी फ़ोन का ही कैमरा। तो टूटने के बाद वो वीडियो नहीं बन पाया 2-3 दिन, तो हम फिर से कैमरा सही करवाएं। अब लेट्स कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि भाई हमको खुद ही टेंशन था। जैसे मेन बात तो ये था कि भाई आपके लिए वीडियो तो बनाना है कैसे भी करके, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आपको लेक्चर भाई रेगुलर अगर मिलाता रहेगा तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से हमने काफ़ी जद्दोजहद हुआ, लेकिन फाइनली जा करके लास्ट में आपका जो यानी कि कैमरा है बन पाया। तो ये हमारा कैमरा नहीं भैया, सबका कैमरा है। जितने लोग देख रहे हैं सब भाई फैमिली मेम्बर है, सभी का है। एक चैनल नहीं, एक परिवार है, आज का फैमिली है। आप एक क्या है, फैमिली के समान है, समझ रहे हो कि नहीं। तो भाई आपके लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस मतलब कि हमारा मोटिव है कि आप सब्सक्राइबर, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमको आ जाएं, वो भी ज़रूरी है। सब्सक्राइबर भी भाई बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइबर, लेकिन आपके जो कनेक्टिविटी एक बन पाती है आपके और हमारे बीच, वो दिल का तार है, इसे आप समझ लीजिए। कि क्योंकि ये जो है कनेक्टिविटी, मतलब कि और आपको फील नहीं हो सकती। मतलब आप रेगुलर लेक्चर देखते होंगे तो आपको पता होगा स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर, यानी कि हमने कंप्लीट किया द लिविंग वर्ड। तो सेकंड चैप्टर क्लास 11 की बायोलॉजी हमने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास 11 की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का नाम जिसका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ध्यान देना। तो हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की तरफ। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। इस चैप्टर के बारे में कहें तो काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जीवधारियों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं। तो भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि होता क्या चीज है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। इस चैप्टर में फाइनली आपको पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से एक जीव होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हो कि ऑर्गेनिज्म का, कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनके दो नाम होते हैं। एक तो उनका जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज होता है, जैसे कि लिनियस साहब ने आपको बताया है। अब लिनियस साहब के समय में वहां पर जीव की बात हो रही थी, ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी, तो वहां पर प्लांट और एनिमल का जिक्र किया गया था। समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी एक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, यानी कि वहां पर लिनियस के समय में दो ही आपके जगत मिल रहे थे। लिनियस के समय में बात करें स्टूडेंट, वहां पे दो जगत देखे जा रहे थे। एक प्लांट किंगडम की बात हो रही थी, प्लांट किंगडम
और दूसरा क्या था, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यानी कि पादप जगत और क्या है, जंतु जगत। ये दो चीजों की बात हो रही थी। तो वहां पर लिनियस साहब क्या कह रहे थे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, किसी भी जीव के दो नाम होते हैं। एक तो होता है जीनस, एक होता है स्पीसीज, यानी कि होता है वंश, एक होती है जाति, जिसको हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में समझा था फर्स्ट चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड में। अब भाई और भी जीव हैं, अभी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, केवल ऐसा ही कह दें केवल प्लांट और एनिमल, तो दो तो है नहीं, बहुत सारे एनिमल आज तुम पढ़ते हो, बहुत सारे छोटे जीव से लेकर के बड़े जीव तक पढ़ते हो। तो उस समय लिनियस के समय में केवल दो ही खोज हो पाई थी, मतलब खोज धीरे धीरे हो रही है, दो चीजों की खोज हो पाई, जिसकी वजह से साइंटिस्ट अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग चीजों को खोजा। जैसे वहां पर अरस्तु साहब थे, आपको पता होगा, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जा रहा है। तो अरस्तु साहब ने क्या किया, इस प्लांट किंगडम को अलग टाइप से डिवाइड किया। इस प्लांट किंगडम के बारे में अरस्तु साहब ने क्या बताया, ध्यान देना स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं अरिस्टोटल, ARISTOTLE, यानी कि जो अरस्तु साहब है, अरिस्टोटल साहब है, इन्होंने क्या किया, जो प्लांट किंगडम था, क्या था भाई, जो प्लांट किंगडम था उसको क्या करा, तीन भागों में बांट दिया। एक क्या था कि हर्ब्स, एक को बोले हर्ब्स, एक बोले श्रब्स, एक को बोले स्टूडेंट ट्री। ध्यान देना, मतलब कि जो पौधे की कैटेगरी थी उनको तीन कैटेगरी में बांटा। एक को हर्ब बोला, एक को सर्ब बोला, एक को ट्री बोला। हर्ब का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जो झाड़ीदार पौधे होते हैं उसको हम हर्ब बोलते हैं। और सर्ब का मतलब कि ऐसे पौधे होते हैं जो घास के, जैसे ग्रासेस, जिनको हम सर्ब बोल सकते हैं। और बड़े पौधे जो होते हैं जिनको हम ट्री बोल सकते हैं, मतलब लार्ज प्लांट पौधे में, ट्री में, जिनको ट्री बोल रहे हैं। तो ये अरस्तु साहब ने प्लांट किंगडम को कह दिया, मतलब प्लांट किंगडम में तीन कैटेगरी में प्लांट्स को रख दिया। उसके साथ के साथ जब एनिमल की बात करें तो एनिमल को भी अरस्तु साहब ने अपने अनुसार बांटा। यानी कि जब बात करेंगे एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम को अरस्तु साहब ने क्या किया कि अरस्तु साहब ने जो एनिमल किंगडम को क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में, दो भागों में बांटा। पहला क्या रहा, पहला आपका रहा एनीमिया, दूसरा क्या, इनेमिया। एनीमिया मतलब जिसमें आरबीसी क्या है, एब्सेंट है। इनेमिया मतलब आरबीसी पाया जा रहा है। कहने का मतलब कि अरस्तु ने एनिमल किंगडम को जो बांटा आरबीसी की प्रेजेंट के आधार पर, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, जिसमें आरबीसी पाया जा रहा है, उसे इनेमिया कह रहे हैं। जिसमें आरबीसी नहीं पाया जा रहा है यानी कि एब्सेंट है, उसे एनीमिया कह रहे हैं। और इनेमिया को फाइनली जिसमें आरबीसी पाया जा रहा है उसको तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक जो अंडे देने वाले जीव होते हैं, एक बच्चे देने वाले जीव होते हैं। जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उसे ओविपेरस बोलते हैं, जो बच्चे देने वाले जीव होते हैं उसे विविपेरस कहा, और जो अनमेच्योर बच्चे को जन्म देते हैं उसे ओवोविविपेरस बोल दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे, फोकस करेंगे कि सिंपल सी कहानी है कि एनिमल किंगडम को क्या कर रहे हैं अरस्तु साहब, ध्यान देंगे, अरस्तु साहब ही बांट रहे हैं। हमने बता रहे हैं कि पहले लिनियस के समय में आपका क्या है, उस समय की बात हो रही, लगभग यहाँ पे 20 सेंचुरी की बात हो रही। ध्यान देना, 20 सेंचुरी की कहानी देखी जा रही है। 20वीं सदी के आसपास जितनी भी खोजें हुई हैं, अधिकतर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप जो पढ़ रहे हैं वो 20वीं सदी की खोजें हैं। तो 20वीं सदी की ये खोजें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब गैप करके हुई, मतलब सतत वे में, कॉन्टिन्यूस वे में हुई है। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब कि एक साइंटिस्ट कुछ खोज रहे हैं, दूसरे साइंटिस्ट कुछ खोज रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट कुछ बता रहे हैं, मतलब कि अब उस हिसाब से अगर खोजें नहीं होती, अगर खोजें नहीं हुई होती तो क्या होता, सोचो। आज हम बस एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम पढ़ के बस बायोलॉजी खत्म। तो कहने का मतलब बहुत दिक्कत होती, बहुत आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो कहने का मतलब कि जितने भी साइंटिस्ट आए सभी लोगों ने क्या करा, अपना अलग अलग मत से खोजा। तो वही बात हो रही है लिनियस साहब, और लिनियस साहब ने प्लांट को तीन कैटेगरीज में बांटा। एक को हर्ब बोला, एक को सरब बोला, एक को ट्री बोला। हर्ब का मतलब ऐसे पौधे थे जिनको बोल सकते हैं, हर्ब का मतलब ऐसे पौधे थे जिनको बोल सकते हैं झाड़ीदार पौधे। सरब का मतलब ऐसे पौधे जो घास, जो ग्रासेस थी, सरब वगैरह। और ट्री का मतलब जो बड़े पौधे थे, आप देख के अपने चारों तरफ बता सकते हैं हर्ब, सरब, ट्री, सिंपल। और जैसे एनिमल किंगडम की बात हो रही थी, तो ऐसे जीव जिसमें लाल खून पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पसल्स आरबीसी पाई जाती है, उसे बोलते हैं इनेमिया। क्या बोलते हैं भाई, उसे इनेमिया बोलते हैं। यानी कि आरबीसी इज प्रेजेंट
आरबीसी क्या है, प्रेजेंट है, जिसमें आरबीसी पाया जा रहा है। और जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाएगा उसे क्या बोला अरस्तु साहब ने, क्या बोला स्टूडेंट, एनीमिया बोल दिया। एनीमिया ऐसे लिख सकते हैं, एनीमिया। एनीमिया मतलब जिसमें आरबीसी क्या है, नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें लिख सकते हैं आरबीसी इज एब्सेंट, यानी कि जिसमें आरबीसी पाया गया उसे बोला एनीमिया, जिसमें आरबीसी नहीं पाया गया उसे, इसमें क्या बोला, जिसमें आरबीसी नहीं पाया गया उसे क्या बोला स्टूडेंट, इनेमिया। इसको पूरा लिख लेंगे, एनीमिया, इसको इनेमिया ऐसे ही बोल सकते हैं, और ऐसे ही इनेमिया बोला। और जिसमें आरबीसी पाया जाता था उसे इनेमिया कह रहे हैं, जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता एनीमिया। ए मतलब अब्सेंट, ए मतलब क्या भाई, अब्सेंट है। क्या अब्सेंट है, आरबीसी। आरबीसी क्या है, नहीं पाया जा रहा है, और जिसमें पाया जा रहा है उसे बोल रहे हैं इनेमिया। अब वही आरबीसी जिसमें पाया जा रहा है, यानी इनेमिया वाले जीव को उन्होंने क्या किया, अरस्तु साहब ने इसको 3 भागों में पढ़ा, यानी 3 भागों में इसको बांटा। पहला, ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं उसको बोला क्या, बेबी पैरस। बेबी पैरस कहा, यानी कि टू गिव राइस यंग वंस, या टू गिव राइस बेबी, जो बेबी बर्थ करते हैं, समझ पा रहे हो। और ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उसे ओवी पैरस कहा, ओवी पैरस। टू लेइंग आर एग्स, एग्स लेइंग करते हैं। देन लास्ट इसमें पढ़ लेते हैं ओवो वीवी पैरस। ओवो वी पैरस मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं अंड जरायुज, जिसको बोलते हैं जरायुज, जिसको बोलते हैं अंडयुज, जिसको बोलते हैं अंड जरायुज, यानी ओवो वीवी पैरस। ये एक ऐसे जीव थे जिसमें क्या हो रहा था, जो अनमेच्योर बेबी को जन्म देते हैं, अनमेच्योर बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे जैसे कि कौन से एग्जांपल है जो अनमेच्योर बच्चे को जन्म देते हैं, भाई कंगारू। कंगारू का बच्चा देख सकते हो आप, कितना छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, इंचेज में होता है। अब वो इंचेज में होता है, जब बच्चा हो जाता है तो कंगारू की जो माँ होती है उसको मार्सुपियम थैली में उसको ग्रो कराती है, यानी कि एक बार बड़ा हो जाता है, जैसे बछड़े का बच्चा हो गया, जैसे गाय का बछड़ा हो गया, गाय का बछड़ा हो गया, उतना बड़ा हो जाता है कंगारू का बच्चा, तो माँ के मार्सुपियम थैली में अंदर आसानी से चला जाएगा। जैसे ही उसको खतरा महसूस होगा अंदर चला जाएगा, जैसे उसको भूख लगेगी, चारा वारा खाना रहेगा तो थैली से बाहर निकल जाएगा। तो सोचो कितनी जबरदस्त व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर थैली में रहता है, तो उसी थैली में पलता रहता है, उस थैली में उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जिसका थैली का नाम है मार्सुपियम थैली। क्या नाम है, मार्सुपियम। इसके अलावा स्टूडेंट, जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, कभी कभी ह्यूमन बीइंग में जो प्रेगनेंसी होती है, तो पूरे डिलीवरी का काल होता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी पार्चुलेशन का पीरियड होता है, मतलब टोटल 9 मंथ देखा जाता है, 45 वीक के आसपास, 9 मंथ। तो 9 महीने के बाद बच्चा होना चाहिए, 9 महीने में होना चाहिए था बच्चा। तो कभी कभी होता क्या है, ये जो बेबी होता है पहले ही हो जाता है, 9 मंथ के पहले। 9 मंथ के पहले का मतलब कि हो सकता है 4 मंथ में, हो सकता है 5 मंथ में, हो सकता है 6 मंथ में, तो 7 मंथ में। तो ये जो मंथ आप देख पा रहे हैं, इस मंथ में जो बच्चा होता है वो अनमेच्योर होता है। अनमेच्योर का मतलब अपरिपक्व होता है, परिपक्व नहीं हुआ होता पूर्ण रूप से, उसको हम ओवो बेबी पैरस की कैटेगरी में रख सकते हैं। कभी कभी ऐसे जो बेबी होते हैं वो डेथ भी कर जाते हैं, समझ रहे हो। इनको आईसीयू में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि जैसे माँ के यूट्रस में रह रहे होते हैं 9 मंथ तक, तो यूट्रस जैसा इन्वायरमेंट उनको एक कांच में दिया जाता है, इसको आईसीयू नाम से जानते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट सिंपल सी कहानी। कहने का मतलब ये अरस्तु साहब ने क्या करा कि सिंपल सा, जैसे वहाँ पे लिनियस साहब क्या है कि लिनियस साहब के समय में जो ही जगत है, 2 किंगडम है मात्र, एक प्लांट किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है, पादप जगत है, एक जंतु जगत है। पादप जगत जंतु जगत में सिंपल से, जिसमें पौधे आएंगे पादप जगत, जिसमें जंतु आएंगे जंतु जगत, सिंपल सा। और वहां पर आपको जान के हैरानी होगी, वहां पर साइंटिस्ट लोग ये कह रहे थे कि, ये बोल रहे थे कि ऐसे जीव जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल का मतलब मोटाइल बोल सकते हो, ऐसे जीव जो मोबाइल होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, जो मोटाइल होते हैं, जो चल सकते हैं, उनको बोला कि ये जंतु एनिमल है। ऐसे जीव जो नहीं चल सकते थे, जो स्थिर रहते हैं, जो नॉन मोटाइल होते हैं, जो स्थिर रहते हैं, जो नहीं चल पाएंगे, उनको प्लांट की कैटेगरी में रख दिया, उनको पौधे की कैटेगरी में रख दिया। उस समय की बात है,
अब सोचो ये क्या सही है भाई? कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो चलते ही नहीं है, स्थिर रहते हैं, सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं उसी से। भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे साइकान वगैरह आप देखते ही हो, आप पढ़ते भी हो। तो कहने का मतलब कि उस समय साइंटिस्ट लोग बस ऐसे ही वहां पर दे रहे थे, तो उसी के साथ साथ बोला कि ऐसे जीव जो चल पा रहे हैं उन्हें हमने मतलब बोला कि एनिमल वो जंतु हैं, जो नहीं चल पा रहे हैं, जो स्थिर हैं, उसे बोला प्लांट है, पौधे हैं वो सब। अब उसी के साथ साथ लिनियस साहब आए। लिनियस साहब ने क्या किया कि अब लिनियस साहब ने पहले से पता है तुमको प्लांट और एनिमल, वहां पे उन्होंने बाइनोमियल नाम से कर दिया। उन्होंने ये बताया कि किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, एक तो जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है, एक वंश होता है, एक जाति होती है। ये लिनियस साहब ने सिंपल सी कहानी बताई। अब लिनियस साहब के समय में दो ही किंगडम है, एक प्लांट है, एक एनिमल किंगडम है। अब उसी समय साथ के साथ अरस्तु, जो कि बायोलॉजी के पापा है, फादर ऑफ बायोलॉजी है, तो अरस्तु क्या कर रहे हैं कि जो प्लांट कैटेगरी है, जो प्लांट किंगडम है, उसमें तीन पौधे की कैटेगरी बांट दे रहे हैं। एक को हर्ब बोल रहे हैं, एक श्रब बोल रहे हैं, एक ट्री बोल रहे हैं। हर्ब का मतलब जो झाड़ीदार पौधे हैं, श्रब का मतलब जो ग्रासेस हैं, जो ट्री का मतलब जो बड़े पौधे हैं। और ये तो प्लांट कैटेगरी की बात रही, यानी हर्ब सब ट्री। और जो एनिमल किंगडम की बात हो रही, तो एनिमल किंगडम में अरस्तु साहब ने बोला ऐसे जीव जिसमें लाल खून होगा उसे बोलेंगे इनेमिया, जिसमें लाल खून नहीं होगा, जिसमें लाल खून नहीं पाया जाएगा उसे एनीमिया बोलेंगे। और एनीमिया जिसमें लाल खून पाया जा रहा है, जिसमें रेड ब्लड कॉर्पसेस हैं, आरबीसी प्रेजेंट है, तो उसको तीन भागों में बांटा। एक विविपेरस यानी कि जो बच्चे दे रहे हो, जो बेबी बर्थ कर रहे हो। एक ओविपेरस यानी जो अंडे दे रहे हो, एग लेइंग हो। और ओविपेरस मतलब अनमेच्योर बर्थ, जैसा कि हमने समझाया भी आपको कंगारू में। उसके बाद ऐसा ह्यूमन बीइंग में कभी कभी देखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक बात स्टूडेंट, आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं, जैसे वॉइस आपको कम मिल रहा होगा, तो इसको आप फुल करके वॉइस देखेंगे, जिससे आपको वॉइस प्रॉपर आएगी। समझ पा रहे हो? तो ये रहा आपका सिंपल सा रहा कि लिनियस साहब ने क्या बताया और अरस्तु साहब ने क्या बताया। मतलब दो ही किंगडम अभी तक खोज हुई है। अब देखो भाई, लिनियस साहब के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है अर्नेस्ट हेगल। ध्यान देना, ये जो कहानी है 20वीं सदी के आसपास है। यानी कि अर्नेस्ट हेगल जो थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक जगत और दे दिया। यानी कि अर्नेस्ट हेगल जो साइंटिस्ट आए, ये क्या किए कि एक टर्म और दे दी, एक किंगडम और दे दी, किंगडम प्रोटिस्टा टर्म को दिया। किसने दिया? अर्नेस्ट हेगल ने। लिखेंगे अर्नेस्ट हेगल ने, यानी कि अर्नेस्ट हेगल। अर्नेस्ट हेगल क्या कर रहे हैं कि एक टर्म और दे रहे हैं, अर्नेस्ट हेगल। अर्नेस्ट हेगल क्या कर रहे हैं? अर्नेस्ट हेगल क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? एक टर्म और दे रहे हैं, हेगल। अर्नेस्ट हेगल, HACKEL, HACKEL। अर्नेस्ट हेगल एक साइंटिस्ट हैं जो कि 20वीं सदी के आसपास ये भी आए। तो इन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इन्होंने, अर्नेस्ट हेगल ने किंगडम प्रोटिस्टा, ध्यान देना भाई, किंगडम प्रोटिस्टा टर्म को दिया। यानी कि जगत प्रोटिस्टा को देने वाले जो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हेगल है। अब जगत प्रोटिस्टा क्या थे? जगत प्रोटिस्टा में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोस्कोपिक के अलावा भी इसको बोलते हैं जगत प्रोटिस्टा को। एक कोष की यूकैरियोटिक, ध्यान देना, एक कोष की यूकैरियोटिक, दोनों चीज याद रखेंगे। एक कोष की है लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक। कहने का मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, उसके क्या होते हैं भाई? यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर होते हैं। एक कोष की और यूकैरियोटिक जो है कौन है? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा कौन बता रहे हैं आपके? कौन बता रहे हैं? अर्नेस्ट हेगल। अर्नेस्ट हेगल साहब बता रहे हैं। ये दो चीजें बताएं, किंगडम प्रोटिस्टा टर्म दिया, याद रखेंगे। उसके बाद 1938 में क्या हुआ स्टूडेंट? याद रखेंगे, 1938 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कॉपलैंड। ध्यान देना भाई, जिनका नाम है कॉपलैंड। 1938 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है? कॉपलैंड। ये जो साइंटिस्ट है कॉपलैंड जो साइंटिस्ट है, इन्होंने मोनेरा यानी किंगडम मोनेरा टर्म को दिया। इन्होंने एक जगह और दिया, किंगडम
मोनेरा, याद रखेंगे कौन से साइंटिस्ट कौन सा जगत दे रहे हैं, किंगडम मोनेरा को दिया। अब किंगडम मोनेरा में क्या चीज है, ध्यान देना भाई, किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। आपके यूनिसेलुलर और कौन थे, प्रोटिस्टा भी थे, लेकिन ये यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, लेकिन ये क्या होते हैं भाई, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स होंगे। और क्या होगा, इसके अंतर्गत जो पाए जाने वाले जीव होंगे, मोनेरा के अंतर्गत जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके कौन कौन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो जाए, बैक्टीरिया हो गया, देन क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट, दैट आर द मोनेरा के अंतर्गत, यानी कि ये मोनेरा के अंतर्गत दो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। कॉम्प्लाइंट बता रहे हैं, याद रखेंगे 1938 में कॉपलैंड ने मोनेरा का नाम दिया। और कॉपलैंड्स की एक बुक्स का नाम है, याद रखेंगे, जितने भी साइंटिस्ट हैं सबकी बुक का नाम याद रखेंगे। जैसे अरस्तु की बुक का नाम क्या है भाई, एनिमेलियम प्लेंटेरम, और लिनियस की बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। बुक जरूर याद रखें, कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे थियोफ्रास्टस है, थियोफ्रास्टस की बुक का नाम क्या है, क्या नाम है भाई, थियोफ्रास्टस की बुक का नाम प्लेंटरम, जैसे उसका एनिमेलियम प्लेंटरम, उसका है प्लेंटरम हिस्टोरिया प्लेंटरम, ध्यान देना, हिस्टोरिया प्लेंटरम, किसकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लेंटरम, लिख लेंगे आप साथ के साथ। प्लेंट एनिमेलियम प्लेंटरम जो बुक है, एनिमेलियम प्लेंटरम बुक है अरस्तु की है, और थियोफ्रास्टस की जो है हिस्टोरिया प्लेंटरम थियोफ्रास्टस की बुक का नाम है। देन आप देख पा रहे हैं भाई, इसके बाद और भी साइंटिस्ट है, जैसे लिनियस है, लिनियस की बुक का नाम क्या, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ स्पीच डार्विन की। देन अभी आप कॉपलैंड की बुक का नाम क्या है, ये भी जानते रहेंगे, जैसे कॉपलैंड की बुक का नाम क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, याद रख लेंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। जितने भी साइंटिस्ट के बुक्स हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं कंपटीशन में, जैसे रॉबर्ट हुक की नाम, जैसे रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, तो उनकी बुक का नाम माइक्रोग्राफिया है, लिख लेना फटाक से। अब जितना जितना साथ के साथ याद आ रहा है तो आप लिखते चलेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। तो भाई कॉपलैंड जो साइंटिस्ट हैं इनकी बुक का नाम क्या है, द लोअर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इनकी बुक का नाम सिंपल था, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, द क्लासिफिकेशन ऑफ, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म अगर पूछा जाए किसकी बुक का नाम है, तो कॉपलैंड की बुक का नाम है, लिख लेना, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म किसकी बुक का नाम है, किसकी बुक का नाम है भाई, कॉपलैंड, किसकी बुक नाम है, कॉपलैंड, यानी कॉपलैंड जो साइंटिस्ट हैं इनकी बुक का नाम क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, कॉपलैंड, COPE, ध्यान देना, ELAND, ई रहेगा यहाँ पे कर लेंगे, ई, साइंटिस्ट के भैया नाम में गलती नहीं होना चाहिए ना भाई, साइंटिस्ट अभी तो साइंटिस्ट इतना इम्पोर्टेंट चीज कर रहे हैं, कॉपलैंड क्या कर रहे हैं, मतलब कि कॉपलैंड क्या कर रहे हैं, COPE लगा लेंगे बस, ELAND, बाकी सेम चीजें हैं, सिंपल सा, कभी कभी एक दो मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं, सुधार हो तो कोशिश करते हैं ना हो, लेकिन हो जाता है इधर उधर, तो आगे आने वाले समय में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई ह्यूमन एरर होता है, आप जानते होंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो मैच्योर हो, कुछ ना कुछ, समझ रहे हो, तो वही बात। तो सिंपल सी कहानी है कि थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बात करें किनके समय में आया भाई, तीन जगत पद्धति किसके बारे में कौन दिया, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीन जगत पद्धति का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, अर्नेस्ट हैकेल हैं, याद रखेंगे। उसके बाद फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके बाद अर्नेस्ट हैकेल ने किस पद्धति कौन से किंगडम को दिया, तो याद रखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा टर्म को दिया, किंगडम प्रोटिस्टा टर्म को देने वाले साइंटिस्ट कौन है, अर्नेस्ट हैकेल है। इसके बाद जो है प्रोटिस्टा हम बताएं कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में पाई जाती है। देन 1938 में कॉपलैंड नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया, किंगडम मोनेरा को दिया, किसको दिया भाई, किंगडम मोनेरा टर्म को दिया,
यानी इसको बोल सकते हैं दीज आर दी फोर FOUR फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी 4 जगत पद्धति वर्गीकरण किसने दिया? तो कॉपलैंड। और कॉपलैंड ने कौन सा टर्म यूज किया? मोनेरा। याद रखेंगे, मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, उसके बाद कौन आता है भाई? ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। और ये क्या होते हैं? मोनेरा की ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। याद रखेंगे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो सिंपल इतनी सी कहानी है। और कॉपलैंड की बुक का नाम क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। अब देखो भाई, इनके बाद एक साइंटिस्ट आए, वेयर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब वो जो आए थे 1969 में आए थे, ध्यान देना। 1969 में इन्होंने किंगडम फंजाई टर्म यूज किया, ध्यान देना, याद रखेंगे किंगडम फंजाई। और साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट व्हिटेकर। इनको RH व्हिटेकर भी कहा जाता है, ध्यान देना, रॉबर्ट H व्हिटेकर। ध्यान देना भाई, क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? रॉबर्ट H व्हिटेकर। रॉबर्ट H कौन है? व्हिटेकर। रॉबर्ट H व्हिटेकर जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने क्या बताया? रॉबर्ट H व्हिटेकर जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने सबसे पहले यानी कि जिन्होंने लास्ट यानी कि लेके आ रहे हैं, जिनका नाम है किंगडम फंजाई, यानी कि जगत कवक टर्म दिया। किंगडम किसको दिया? फंजाई टर्म को दिया। याद रखेंगे, किंगडम फंजाई टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन है? किंगडम फंजाई टर्म देने वाला साइंटिस्ट स्टूडेंट कौन है भाई? आपके रॉबर्ट एच व्हिटेकर। रॉबर्ट RH व्हिटेकर जिनको कहा जाता है, इनको RH व्हिटेकर या रॉबर्ट H व्हिटेकर कहा जाता है। तो RH व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी जीव थे, उनको क्या किया कि एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ा, एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे। ध्यान देना, कौन? रॉबर्ट H व्हिटेकर ने। और याद रखेंगे, रॉबर्ट H व्हिटेकर जो RH व्हिटेकर हैं, इन्होंने कौन सा टर्म दिया? तो इन्होंने कौन सा टर्म दिया भाई? इन्होंने जो टर्म दिया जिसका नाम क्या है? किंगडम फंजाई, यानी कि जगत कवक टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन है? RH व्हिटेकर, रॉबर्ट व्हिटेकर। अब रॉबर्ट व्हिटेकर, RH व्हिटेकर ने बताया क्या? किसके बारे में बताया? इन्होंने रॉबर्ट व्हिटेकर ने एक चार्ट प्रस्तुत किया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो इन्होंने क्या किया? इनके अनुसार हम एक चार्ट बनाते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, एक हिसाब से बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का मतलब कि कोर है ये चार्ट जो बनाने जा रहे हैं। तो आप भी साथ के साथ बनाएंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो भी जीव होते हैं, सभी जीवों को 2 भागों में बांट दिया। एक जीव ऐसे हैं, आपको पता होना चाहिए, एक जीव क्या होते हैं भाई? प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं कुछ जीव। और कुछ जीव कैसे होते हैं आपको पता होना चाहिए? यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और क्या है? यूकैरियोटिक। कुछ जीव क्या है? प्रोकैरियोटिक है, और कुछ जीव क्या है स्टूडेंट? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत इन्होंने किसको रखा? भाई बताओ, किसको रखा? मोनेरा को रखा। हाँ, किसको? मोनेरा, ध्यान देना। और मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। याद रखेंगे, एक उसकी प्रोकैरियोट है। और मोनेरा टर्म देने वाला साइंटिस्ट कौन है? कॉपलैंड, याद रखेंगे। अब देखो, यूकैरियोटिक को क्या किया? यूकैरियोटिक को इन्होंने 2 भागों में बांटा मुख्य रूप से। यूकैरियोटिक को कितने भागों में बांटा? 2 टाइप से डिवाइड किया। अब पहला जो रहा यूकैरियोटिक में, ध्यान देना भाई, जो पहला फर्स्ट पार्ट रहा, इनको उन्होंने किस में रखा? इनको उन्होंने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकी, यूनिसेलुलर, एक कोशिकी थे। और कुछ कैसे थे? मल्टी सेलुलर थे। कैसे थे भाई? मल्टी सेलुलर थे, यानी कि एक कोशिकी, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकी। अब यूनिसेलुलर को क्या किया इन्होंने? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में
मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा को रखा। किसको रखा? किंगडम प्रोटिस्टा को रख दिया। और जो मल्टी सेलुलर में थे इनको दो भागों में बांटा। भाई ध्यान से देखना, चार्ट बहुत सिंपल है, चार्ट रटने वाली चीजें नहीं है, बस समझने वाली चीजें हैं। मल्टी सेलुलर को दो भागों में बांटा। एक तो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, ऐसे जीव थे जिसमें सेल वॉल पाई जाती थी। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे दूसरे यानी कि जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती थी। अब जिसमें सेल वॉल पाई जाती थी उसको बोला, यानी एक में क्या हो रहा है? विद इन सेल वॉल। क्या बोल सकते हैं इसको हम? विद इन सेल वॉल, यानी जिसमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है। अब विद इन सेल वॉल में दो टाइप से है। एक तो है फोटोट्रॉप, आपको पता चल गया होगा फोटोट्रॉप्स कौन कौन है? फोटोट्रॉप्स, और एक है हेट्रोट्रॉप। एक है हेट्रोट्रॉप, इसमें फोटोट्रॉप, एक है हेट्रोट्रॉप। अब फोटोट्रॉप में आपका एग्जांपल क्या है? आपको पता होना चाहिए, ग्रीन प्लांट्स, यानी कि प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटी ले सकते हैं, और प्लांट्स प्लांटी, इसके अंदर प्लांटी को रखा। और प्लांटी में जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? याद रखेंगे, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। और इसमें क्या रखा? इसमें आपका पता होना चाहिए हेट्रोट्रॉप कौन होता है? किंगडम फंजाई, यानी जगत कवक। जगत कवक में जो सेल वॉल बनी होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है स्टूडेंट? काइटिन की बनी होती है, सिंपल सी। यानी सेल वॉल इसमें पाई जा रही है, बल्बन से हेट्रोट्रॉप है, यानी कि मतलब विद इन सेल वॉल है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म रहे जिसमें विदाउट सेल वॉल था, विदाउट सेल वॉल, यानी विदाउट सेल वॉल का मतलब भाई जिसमें कोशिका भित्ति क्या होगी? नहीं पाई जाएगी। अब विदाउट सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, विदाउट सेल वॉल वाले जो जीव थे, आपको पता होना चाहिए विदाउट सेल वॉल किसमें होती है? एनिमल्स में। एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती एनिमल सेल में, तो किंगडम एनिमेलिया आ गया। किंगडम एनिमेलिया जो रहा आपका क्या रहा? विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल यानी कि स्टूडेंट जिसमें कोशिका भित्ति क्या है? एब्सेंट है। और विद इन सेल वॉल जिसमें सेल वॉल क्या है? पाई जा रही है। जिसमें सेल वॉल पाई जा रही है वो दो टाइप से है, किंगडम फंजाई है, उसके बाद क्या है? किंगडम फंजाई, उसके बाद क्या है? किंगडम प्लांटी है। यानी किंगडम प्लांटी में जो फोटोट्रॉप्स को बोल रहे हैं, और किंगडम फंजाई को हेट्रोट्रॉप बोल रहे हैं। फोटोट्रॉप में जो किंगडम प्लांटी है उसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। और किंगडम फंजाई की जो सेल वॉल है किसकी बनी है? किसकी बनी है स्टूडेंट? वो किसकी बनी है? आपकी काइटिन की बनी है। कहने का मतलब कि जो भी जितने भी इस संसार में ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। जितने भी जीव होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन बता रहे हैं? रॉबर्ट विटेकर साहब बता रहे हैं। एक तो प्रोकैरियोट होते हैं, दूसरे यूकैरियोट होते हैं। अब प्रोकैरियोट में भाई सिंपल सी बात हो रही है, प्रोकैरियोट में यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट की बात हो रही है, तो कौन से जीव होंगे प्रोकैरियोट में? सभी मोनेरा को रखा। सभी मोनेरा क्या है साहब? प्रोकैरियोट है। अब जब बात करेंगे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर की, ध्यान देना, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर कौन है? आपके प्रोटिस्टा है। जितने भी प्रोटिस्टा हैं, जैसे प्रोटोजोअन्स जो भी हैं, स्लाइम मोल्ड हैं ना, इसके बाद आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्पोरोजोअन्स हो गए, जो भी मतलब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजेलेट्स, क्राइसोफाइट्स, आगे पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके। तो कहने का मतलब उनको प्रोटिस्टा में रखा। और ये भी यूनिसेलुलर ही है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका पाई जा रही है। यूकैरियोटिक का मतलब इसमें न्यूक्लियस वगैरह पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, हेरिस लॉक, राइबोसोम, ये सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स सब पाया जाएगा इसमें यूकैरियोटिक में। जबकि प्रोकैरियोटिक में सब नहीं पाया जाएगा। इसमें आरंभिक केंद्रक होगा, पूर्ण रूप से केंद्रक नहीं पाया जाएगा, जिसमें बहुत छोटे जीव आ रहे हैं जिनको अपने आंख के द्वारा भी हम नहीं देख पाएंगे। जिसमें मोनेरा आ रहा है, मोनेरा में भी बैक्टीरिया आ रहेंगे, और बैक्टीरिया को जब हम पढ़ेंगे तो आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। एक आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया मतलब कि वो ट्रू बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन जब यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया आप कहाँ पाए जाएंगे? हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे, डेजर्ट में पाए जाएंगे। हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट एंड डीप ओशियन में आगे पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। यानी अपन उसको मोनेरा के अंतर्गत हम देख लेंगे, जिसमें बैक्टीरिया आ रहे हैं, ब्लू ग्रीन एलगी, नीली हरी से वाले आ रहे हैं, जैसे कि हमने दिखाया भी लोगों को सेल एलगी के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट, इसके अलावा आगे जब आप जा रहे हैं तो मल्टीसेलुलर में क्या है? मल्टीसेलुलर में आपके क्या है? जैसे यूकैरियोटिक में सिंपल सा यूनिसेलुलर, ऐसी कहानी समाप्त हो गई प्रोटिस्टा की। अब मल्टीसेलुलर बचा है। अब मल्टीसेलुलर में एक में जिसमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है विद इन सेल वॉल। अब विद इन सेल वॉल कौन है? किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई है। यानी किंगडम प्लांटी की जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी, किंगडम फंजाई की जो सेल वॉल है किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। और जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही तो विदाउट सेल वॉल बोल रहे हैं। विदाउट सेल वॉल कौन सा है भाई? एनिमल सेल, यानी कि एनिमलिया किंगडम। इस तरीके से क्या हुआ कि पूरे मिला करके 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो देने वाले साइंटिस्ट हैं वो कौन है भाई? याद रखे रहना वो कौन है?
रॉबर्ट विटेकर, आर.एच. विटेकर। इस चार्ट से हम पूरे ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को समझ लेते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट की आप सुंदरता देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया, प्रोकैरियोट को अलग, यूकैरियोटिक को अलग, अब यूनिसेलुलर को भी अलग, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को अलग, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर को अलग, और जिसमें विद इन सेल वॉल विदाउट सेल वॉल, जो उसकी भित्ति पाई जा रही है उसको भी अलग, विदाउट सेल वॉल को भी अलग। समझ पा रहे हो कि नहीं? कहने का मतलब इस तरीके से कितना किंगडम आया। पहला किंगडम मोनेरा हुआ, दूसरा किंगडम क्या हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, तीसरा किंगडम क्या हुआ भाई, तीसरा किंगडम फंजाई हम पढ़ते हैं, देन उसके बाद क्या पढ़ते हैं, प्लांटी पढ़ते हैं, देन उसके बाद भाई एनिमलिया पढ़ते हैं। तो आगे वाले लेक्चर में, जो आने वाले लेक्चर में आगे आएगा लेक्चर जो भी, तो उसमें हम एक एक करके डेप्थ में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के, मोनेरा के बारे में, मोनेरा क्या है, फिर प्रोटिस्टा पढ़ लेंगे, फिर प्रोटिस्टा को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को पढ़ने के बाद भाई फंजाई पढ़ेंगे, फंजाई के बाद प्लांटी पढ़ेंगे, प्लांटी के बाद एनिमलिया पढ़ेंगे। और आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्लास 11 में आपको पता होना चाहिए किंगडम प्लांटी और एनिमलिया को सेपरेट कर दिया, मतलब इसको अलग चैप्टर में पढ़ना है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से काफी क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तौर पर इस चैप्टर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा बायोलॉजिकल चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने आज पढ़ा क्या क्या, जरा इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, छोटा सा रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि अरस्तु के समय में, यानी कि लिनियस के समय में बात करें, वहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म थे दो ही टाइप के किंगडम थे। वहां पर जो दो किंगडम थे कौन कौन, एक किंगडम प्लांटी था, एक किंगडम एनिमलिया। अब किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, टू किंगडम था। अब टू किंगडम को साइंटिस्ट एक अरस्तु साहब, अरिस्टोटल साहब ने क्या किया कि प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को अपने अनुसार बांटा। और प्लांट किंगडम को क्या किया भाई, प्लांट किंगडम को अरस्तु साहब ने तो मतलब तीन भागों में बांटा, उसमें मतलब तीन कैटेगरी बना दी प्लांट किंगडम में। एक तो हर्ब पढ़ा है, एक तो हर्ब्स यानी कि श्रब, और एक ट्री यानी हर्ब श्रब ट्री को पढ़ा, बांटा। देन उसके साथ के साथ जो एनिमल किंगडम यानी किंगडम एनिमलिया था, उसमें क्या किया कि उसमें उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आरबीसी पाई जा रही है, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, उसको एनीमिया बोला, सॉरी उसको इनेमिया बोला, इनेमिया बोला जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, जिसमें आरबीसी एब्सेंट है उसे एनीमिया बोला। अब आरबीसी जिसमें प्रेजेंट है उसमें हमने तीन भागों में, अरस्तु साहब ने पढ़ा, हमने भी पढ़ा, कितने भागों, तीन भागों में पढ़ा। एक को बोला ओविपेरस जो अंडे देने वाले हो, विविपेरस जो बच्चे देने वाले हो, ओविपेरस यानी कि जो जो क्या करते हैं, अनमेच्योर चाइल्ड को बर्थ करते हैं, अनमेच्योर बेबी को जन्म देते हैं। देन साथ के साथ हमने देखा कि अब टू किंगडम सिस्टम के बाद उन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। अब थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले यानी कि लगभग 19 कितने कितने साल में, 1939 के आसपास की बात हो रही है, 1938 में, 1938 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम कॉपलैंड था, सॉरी 1938 में एक साइंटिस्ट आए उसको कॉपलैंड दिया, जिन्होंने मोनेरा टर्म को दिया। लेकिन कॉपलैंड से पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था, अर्नेस्ट हैकेल साहब। अर्नेस्ट हैकेल साहब ने क्या किया कि थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया, यानी तीन जगत पद्धति का वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने जगत प्रोटिस्टा टर्म को दिया, जगत प्रोटिस्टा टर्म को दिया। देन कॉपलैंड साइंटिस्ट आए तो वहां पे फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है कि जिसमें किंगडम किसको दिया, मोनेरा को दिया। देन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट आर.एच. विटेकर, रॉबर्ट विटेकर ने किसको दिया, किंगडम फंजाई को दिए। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंफॉर्मेशन जो है चीजों को लर्न करेंगे, रिकॉल करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। और साथ के साथ जो अरस्तु जो आपके मतलब आर.एच. विटेकर साहब थे, उन्होंने क्या किया कि पूरे ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा को रखा, यूकैरियोटिक में सिंपल सा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में किसको रख दिया, प्रोटिस्टा को रख दिया, और यूनिसेलुलर में क्या, सॉरी यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा को रख दिया, और मल्टीसेलुलर में किसको रखा, एक में विद इन सेल वॉल, विदाउट सेल। विद इन सेल वॉल किसमें है भाई, प्लांट में है, फंजाई में है, प्लांट में जो सेलुलोज की बनी है, फंजाई में काइटिन की बनी है, धनुष में, और बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, ग्लाइकन की बनी होती है, आगे पढ़ेंगे भी। देन उसके बाद सिंपल सा विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल किसमें था भाई, सिंपल सी कहानी हमने पढ़ा, विदाउट सेल वॉल किसमें था, एनिमलिया में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीजें में कोई दिक्कत हो स्टूडेंट आप कमेंट करेंगे। देन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।